हेलो बच्चों, जय हिंद, राधे राधे सभी को, जय श्री राम, जय महाकाल। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा आपकी बोर्ड परीक्षा काफ़ी नज़दीक है अब, तो हम लोग इंटरमीडिएट क्लास के लिए जो बोर्ड परीक्षा 2025 की होने वाली है उसके लिए आपके लिए क्या है कि जो पेपर जो है मैथ्स का, उसके लिए मॉडल पेपर लेके आए हैं जो आपके अनसॉल्व पेपर में से सॉल्व कराएं हम लोग। जो पिछली बार जो 2024 में आई हुई सारे सेट पेपर हैं, 2023 के सेट पेपर हैं, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, जो ये टॉपर्स बच्चों की चॉइस होती है बेटा, क्या वो अब ये क्या करते हैं कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं करते, सारे चैप्टर की एनालिसिस करते हैं, सारे चैप्टर एक साथ लगाते हैं। तो वो हमें कहाँ मिलेंगे, वो पेपर में मिलेंगे। जो अनसॉल्व पेपर पिछली साल आए हुए पेपर हैं उनके अंदर मिलेगा। तो उसके लिए मैं आपके लिए 2024 के पहले सेट पेपर सारे सॉल्व कराऊंगा, फिर 2023, 2022 ऐसे करके हम लोग 2020 तक के सारे सेट कर लेंगे, सारे पेपर को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके लिए मेरे पास ये HM पब्लिकेशन का अनसॉल्व पेपर है, आपके पास कोई भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये देख लीजिएगा सेट नंबर कौन सा है। तो ये 2024 का पहला सेट है, सेट EX, सेट नंबर EX। ठीक है, जो भी अनसॉल्व पेपर होगी उसमें मैच करेगा ये आपका सेट, बस मिला लेना, सारे सवाल उसमें मिलते चले जाएंगे। ओके बच्चों, तो इसको बड़े ही सावधानी से लगाना, और जितने भी करा रहा हूँ इन सबको आप नोट करते जाना। नोट करने से क्या है, आप दोबारा जब भी उसको रिवीजन करोगे तो कॉपी में फटाफट से रिवीजन करते चले जाओ। बस आपको देखना होगा कैसे क्या करना है, फॉर्मूला क्या लग रहा है, क्या सवाल है, कैसे हल करना है, बस। ठीक है, और नोट नहीं करोगे तो आप थोड़े दिन के लिए तो याद रहेगा, फिर आपके दिमाग से हट जाएगा वो, इसलिए आपको नोट करना है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है बेटा, जो सेट नंबर है ध्यान से समझ लीजिए, सेट है आपका EX नंबर 1 सेट है, और ये आपको स्टडी पावर क्लासेस पे मिल रहा है। ठीक है, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इस वीडियो में एक चीज़ और बता दूं, एक सेट को हम लोग, जो सेट है आपका कोई भी एक सेट है उसको 3 वीडियोज में सॉल्व करेंगे कंप्लीट। कितने वीडियो मिलेंगे आपको? 3 वीडियो, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बच्चे नहीं देख पाएंगे, तो 40 से 50 मिनट का वीडियो बहुत काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। 3 वीडियो मिलेगा। कैसे हो जाएगा ये? पहली वीडियो जो आएगी, पहली वीडियो में हम लोग 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले सारे सवाल देखेंगे, 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले। दूसरी वीडियो के अंदर 5 नंबर वाले सारे सवाल, जो कि 10 सवाल आते हैं। कितने आते हैं? 10। तो 5 नंबर के 10 सवाल 50 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी वीडियो में सारे 8 नंबर के सवाल देखेंगे, जो कि 6 पूछे जाते हैं और उनमें से 3 करने होते हैं। आपको कितने करने होते हैं? 3 करने होते हैं। तो 24 और ये 50, 74, और ये टोटल 26 नंबर का होता है। 2 नंबर वाले और 1 नंबर वाले मिला के 26 नंबर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग 3 वीडियो में एक पेपर को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कह रहा है सभी खंड हल करने, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्या है का नंबर में, यदि आव्यूह A और B के क्रम से इनके ऑर्डर दिए हैं, P गुणा Q और Q गुणे R है, तो AB का क्रम क्या होगा? बच्चों ध्यान से समझिएगा। तो AB का क्रम क्या होगा आपसे पूछ रहा है। AB का क्रम क्या होगा समझना। एक आव्यूह आपको A दिया गया है, इसका ऑर्डर क्या है? P इंटू Q है। क्या है? P इंटू Q। एक आव्यूह आपको क्या दिया गया है? B, जिसका ऑर्डर क्या है आपके पास? Q इंटू R है। Q इंटू R है। आपको कह रहा है AB, A इंटू B, मतलब AB मतलब A और B का गुणा है, तो AB का क्रम क्या होगा? AB का क्रम क्या होगा आपसे पूछ रहा है। तो देखो बच्चों एक चीज़ बताओ, A इंटू B पॉसिबल कब होता है? देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे 3 गुणे 2 की एक मैट्रिक्स है, एक 2 गुणे मान लो 4 की है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ इसका ऑर्डर लिखो, इसका ऑर्डर, दोनों के अंदर वाले सेम हो जाए। इसका ये और इसका ये सेम है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और आंसर हमेशा इसमें आ जाएगा। आंसर इसमें आ जाएगा 3 गुणे 4 में। किस में आ जाएगा? 3 गुणे 4 में। तो यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, A का मान ये दिया है हमारे पास, A का ऑर्डर क्या है? P इंटू Q, B का ऑर्डर है Q इंटू R। तो इनके अंदर वाले क्या समान है? हाँ समान है। अगर ये समान है तो A और B का जो मल्टीप्लाई कराएंगे उसका ऑर्डर हो जाएगा P इंटू R, P इंटू R। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो P इंटू R आपका है A ऑप्शन राइट आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? A ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए समझ में आ गया है तो अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है, कह रहा है किस बिंदु पर रेखा y बराबर x+1 की ढाल वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की ढाल के बराबर होगी। ढाल मतलब होता है प्रवणता। क्या होता है? प्रवणता। आपको एक वक्र दिया है y बराबर x+1 और एक वक्र दिया है y स्क्वायर बराबर के 4x, y स्क्वायर बराबर के 4x। कह रहा है y स्क्वायर बराबर 4x, इन दोनों की क्या है? ढाल बराबर होगी। ढाल बराबर होने का मतलब प्रवणता बराबर होगी। तो पहले हम दोनों की प्रवणता निकाल लेते हैं। तो प्रवणता क्या होती है? इसका अवकलन करो और इसका अवकलन करो। तो इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका अलग करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा बच्चों? जब y का करेंगे तो dy बटे dx हो जाएगा।
और इसका x का क्या हो जाएगा 1 और 1 का 0, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। जब वाई स्क्वायर का करोगे तो 2y और y का दोबारा करोगे तो dy/dx आ जाएगा। 4x का तो 4 बार और x का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से dy/dx निकालेंगे तो 4/2y आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2y। यहाँ पे देखो 2 से कट जाएगा ये 2 बार, तो dy/dx क्या आ जाएगा हमारे पास, dy/dx आ जाएगा 2/y। अब कह रहा है किस बिंदु पर ढाल बराबर होगी, ये प्रवणता और ये प्रवणता दोनों कब बराबर होंगी, तो दोनों को हम क्या करते बराबर, दोनों को क्या कर देंगे बराबर, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिखने से अच्छा आप लिख दो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार, समझते चलना बेटा। प्रश्नानुसार क्या है, ये प्रवणता और ये प्रवणता, अब दोनों को हम बराबर कर देंगे तो 2/y बराबर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y का मान क्या आएगा बच्चों, y का मान आ जाएगा 2, y का मान क्या आ जाएगा 2। इसको पुट कर देंगे, आप पुट कर दोगे, यहाँ पे चाहे पुट कर दो चाहे यहाँ पे पुट कर दो, तो पुट इक्वेशन फर्स्ट, y बराबर x+1 था तो y बराबर x+k1, y की जगह 2 रखोगे बराबर x+k1, तो 1 इधर आ जाएगा तो x बराबर कितना बचेगा 1। बिंदु क्या आ जाएंगे, आपसे जो बिंदु पूछ रहा था वो बिंदु क्या आ जाएंगे, बिंदु x पहले लिखते हैं 1 और y बाद में लिखते हैं तो 2, 1, 2 आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। कह रहा है ये वक्र और ये वक्र की ढाल बराबर होगी किस बिंदु पर, तो दोनों की ढाल निकाल ली और ढाल को बराबर कर दिया तो वो बिंदु मिल जाएंगे हमें। तो 1, 2 इस सवाल का राइट आंसर ए, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ध्यान से, समाकलन कह रहा है इंटीग्रेशन आपसे करना है अंडर रूट में 1 + sin 2x। तो रूट के अंदर जब भी 1 और साइन हो कॉन्सेप्ट पूरा समझाया हुआ है, रूट के अंदर 1 और कॉस हो कॉन्सेप्ट पूरा पता है बच्चों को, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन। रूट में जब भी क्या आ जाए 1 और साइन दिख जाए तो पहले sin 2x का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे एंगल ध्यान रखना, ये जो एंगल होता है इसका जस्ट आधा होता है फॉर्मूले में, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin x इंटू में cos x। अब 1 को, इस 1 को हम देखो 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हम, ये 1 होता है। यहाँ पे वैल्यू सेम होगी तो 1 ही रहेगा, तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिख लेंगे, याद रखना। और समझना यहाँ पे जो एंगल आ रहा हो वो यहाँ लगा देना, वो यहाँ लगा देना, ठीक है। पर सोचना नहीं 1 की जगह हमेशा वही लिखना जो ये एंगल आ रहा हो, जो इसमें एंगल मिले वही लिखना है। तो sin स्क्वायर एक्स लिख लेंगे प्लस cos स्क्वायर एक्स लिख लेंगे। इस बात को कितने लोग नहीं समझ पाएंगे, ध्यान समझना, फिर समझ आ दे रहा है। मान लो यहाँ sin x दिया था तो 2 sin x/2 cos x/2 आता, तो हम यहाँ लिखते इसी एंगल के साथ x/2 के साथ sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। भाई इसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे हम जो भी एंगल लगा लें, हमने यहाँ पे जिसकी जरूरत वही लगा सकते हैं। तो ये dx हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा dx। ये अपने आप में लिखा है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। बच्चों क्या बन गया बच्चों, sin x प्लस cos स्क्वायर होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन dx। यहाँ से इसको काट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया sin x और प्लस के cos x और dx, ठीक है। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, साइन का हो जाता है माइनस के cos x और इसका बच्चों सबको पता है cos का होता है sin x। इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना इंटीग्रेशन और अवकलन आपका बहुत ही कंफ्यूजन होता है। साइन का क्या माइनस cos, cos का माइनस साइन इंटीग्रेशन होता है, और अवकलन क्या होता है साइन का cos, cos का माइनस साइन। ये ऑप्शन है कौन सा है देख लो जरा ध्यान से, cos माइनस का साइन प्लस का, cos माइनस और साइन प्लस, ये तो नहीं है, cos माइनस साइन प्लस, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देखो। क्वेश्चन है कह रहा है यदि सदिश 5i कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप और 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एक दूसरे पर लंब है, एक दूसरे पर लंब है, तो लेमडा का मान क्या होगा। तो मान लेंगे ये हमारा ए वेक्टर है बच्चों, क्या है ए वेक्टर का मान दिया हमें 5i कैप और माइनस के लेमडा जे कैप प्लस के 2k कैप। बी वेक्टर का मान क्या दिया हमें, बी वेक्टर, इसको बी वेक्टर, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो बी वेक्टर का मान 2i कैप प्लस के 3j कैप और प्लस के 4k कैप। ए और बी परस्पर एक दूसरे पर लंब है, तो दो वेक्टर अगर लंबवत होते हैं तो शर्त क्या होती है, उन दोनों का डॉट हमेशा 0 होता है। भैया जैसे ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, अगर एक दूसरे के लंबवत है तो इनका डॉट हमेशा 0 आएगा, इनका डॉट हमेशा क्या आएगा 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे ए डॉट बी करा देंगे, ए डॉट बी बराबर क्या आना चाहिए 0, ठीक है, जो कि ए और बी लंबवत हैं। आपका ऑब्जेक्टिव है तो ज़्यादा पूरी बात लिखनी नहीं है, बस आपका डॉट करा देना। तो 5i माइनस के लेमडा जे
और प्लस के 2k, ये a वेक्टर का मान रखा हमने, डॉट b वेक्टर का मान क्या हो जाएगा 2i प्लस के 3j और प्लस के 4k कैप। ठीक है बच्चों, अब देखो दो वेक्टर का डॉट करा रहे हैं तो क्या होता है i का गुणांक का गुणा i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे i का गुणांक कितना है 2, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। माइनस के लैम्डा है प्लस के 3 है तो माइनस के 3 लैम्डा हो जाएगा, और 2 और यहाँ 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 और 10 18, माइनस के 3 लैम्डा बराबर में 0, तो माइनस 3 लैम्डा बराबर में ये माइनस के 18 हो जाएगा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस से तो पहले माइनस काट लो, 18/3, तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, दो वेक्टर लंबवत हो तो उनका डॉट क्या होगा हमेशा 0 के बराबर होगा बच्चों। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि अवकल समीकरण की घात क्या होगी, घात पूछ रहा है आपसे। देखो दो चीजें पूछता है, एक नंबर में हमेशा रिपीट होता है, हर साल आता है ये क्वेश्चन, कोटि और घात पूछता है। क्या पूछता है, कोटि और घात। तो ये समीकरण जो दिया आपका d²y/dx² और बराबर में अंडर रूट के अंदर क्या है 4, तो घात लगी है इस पर, 4th रूट है इसका, x + dy/dx का होल स्क्वायर। देखो ये सवाल में जितने मैक्सिमम बार अवकलन किया गया हो, जितने मैक्सिमम बार, सबसे ज्यादा बार कितने बार है 2 बार किया गया, तो ये कोटि हो जाती है। क्या हो जाती है, कोटि। और इसके ऊपर लगी घात क्या हो जाती है, मतलब इसके ऊपर जो भी पावर लगी हुई इसको घात कहते हैं। तो इसके ऊपर पावर कितनी 1 है, लेकिन ये पावर तब देखते हैं जब कोई इस पर करनी वगैरह नहीं होनी चाहिए। इस पर 4th रूट लगा है तो पहले इसको गायब करना, तो दोनों ओर पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा d²y/dx² की पावर 4। ठीक है, और 4 पावर करने से ये 4th रूट कट जाएगा तो ये बचेगा x + dy/dx। अब ये बन गया, देखो इससे कोई करनी नहीं है, कोई लॉग वॉग नहीं, कुछ भी नहीं है, तो अब ये सीधे सादा सिंपल फॉर्म बन गया, आपका अवकल समीकरण का रूप हो गया। तो तुलना कर देंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, घात क्या हो जाएगी भैया, कोटि तो इसकी 2 है लेकिन घात पूछ रहा है सवाल में, तो घात, कोटि के ऊपर जो पावर लगी होती है इसको घात बोलते हैं। तो 4 आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, तो ये ऑब्जेक्टिव थे बच्चों, एक नंबर के 5 क्वेश्चन थे। आप इनको पहले क्या करा करो, अपने मन से लगाया करो, फिर मैच किया करो सारे सही हो रहे हैं कि नहीं सही हो रहे हैं। ठीक है, जितने बच्चों के सारे सही हुए हैं कमेंट करके बता दो कि 5 के 5 पक्के हो गए, फिर आगे अगली उसमें देखना है। आगे देखते चलो, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 2, और ये 1 नंबर के अभी भी 1 नंबर के ही सवाल हैं। कह रहा है दर्शाइए कि फलन f(x) = x + 2 यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 और 1 यदि x बराबर 0, x बराबर संतत नहीं है, x बराबर 0 पर संतत नहीं है, सतत नहीं है। तो आप कैसे करोगे इसको समझना, ये आपको देखो जब भी आपको संतत नहीं है प्रूफ करना है, सतत नहीं है मतलब क्या है, LHL और RHL और मेन लिमिट तीनों पे वो फंक्शन कहीं ना कहीं बराबर नहीं होगा तभी तो संतत नहीं होगा, अगर तीनों पे बराबर आ जाए तभी सतत होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पर जो फंक्शन दिया है आपको f(x) x बराबर 0 पर, सीधे सीधे देखो x बराबर 0 पर क्या है 1 है, ये मेन लिमिट पर हो गया, क्या हो गया मेन लिमिट पर। छोटा सा सवाल इसलिए ऐसे लिख दिया, नहीं तो RHL LHL और आप मेन लिमिट तीनों अलग अलग निकालोगे। तो f(x) क्या आ गया, x बराबर 0 पर 1 आ गया। अब हम निकालेंगे LHL। फॉर LHL क्या होगा, जो आपकी लिमिट हो जाएगी LHL पे जो लिमिट हो जाएगी क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 0 से छोटे के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो 0 के लिए तो ये है, 0 के लिए नहीं है, यानी 0 से छोटा हो सकता है 0 से बड़ा, तो x + 2 आपका फंक्शन हो जाएगा। अब इसको पुट करते हैं, पुट हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 0 - h, क्या लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, इस -0 लिखते हैं, उस 0 की जगह h रख देते हैं, क्या रख देते हैं h। ठीक है, छोटा सवाल है, इसमें h रखो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपॉन में कुछ है नहीं, सीधे सीधे लिमिट लग जाएगी इसमें, सीधे सीधे क्या लग जाएगी लिमिट, तो डायरेक्ट लिमिट लगा दो इसमें, टेकिंग टू द लिमिट, क्योंकि अपॉन में है ये, कैंसिल करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो 0 रखोगे जब x की जगह तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा 2। चाहो तो यहीं से इसको दिखा सकते हो, क्योंकि ये 1 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है, बराबर नहीं है, लेकिन आप RHL भी निकाल दोगे तो अच्छी बात है, RHL भी निकाल दोगे तो अच्छी बात है। RHL पे कैसे निकालोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिखते हैं किसी बुक में, किसी 0 + h लिख दो, आप कंफ्यूज मत होना कि 0 लिखा जा रहा है 0 + h लिखा जा रहा है, बात वही चीज है ये। ठीक है, 0 मतलब 0 से बड़ा हो गया, 0 से बड़े के लिए भी यही फंक्शन है x + 2, तो टेकिंग टू द लिमिट, लिमिट रखोगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो बचेगा कितना 2,
यानी LHL और RHL पे तो 2 आ रहा है, LHL बराबर RHL, ठीक है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू मेन लिमिट, डज नॉट इक्वल टू मेन लिमिट, क्योंकि ये मेन लिमिट क्या है हमारी 0 पर, किस पर 0 पर, इस पे 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अतः संतत नहीं है। यहाँ लिख देंगे अतः संतत नहीं है, अतः फलन लिख दो, पूरा लिख दो, अतः फलन संतत नहीं है। क्लियर? क्या करना है बच्चों, यहाँ पे पहले तो मेन लिमिट पे निकाल लिया, फिर LHL पे 0 माइनस h लिख दो या 0 माइनस लगा दो तो भी बात एक ही है। फिर इसकी जगह -0 की जगह h रखते हैं तो h टेंस टू 0 बन जाता है, तो भी अपॉन में नहीं, इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप भी कर देना। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपसे, कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए साइन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 तक होती है, ठीक है। अभी देखो 7π/4 इससे ज्यादा हो गया, अगर इससे ज्यादा हो गया तो साइन से साइन ज्यादा नहीं काटेंगे, डायरेक्ट नहीं काटेंगे। अगर इसके अंदर आ जाता, ठीक है, तो हम डायरेक्ट साइन से साइन काट देते, ये इसका मुख्य मान हो जाता, लेकिन इससे बाहर है ये 7π/4, इससे ज्यादा है, ठीक है, π/2 और -π प्लस का है तो π/2 से ज्यादा है भैया। तो हम क्या करेंगे, अब इसको पहले छोटा करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स। अब इस साइन को हम क्या लिख लें, 7π/4 को क्या लिख लें कि यही चीज लिखी रहे, तो इसको देखो बेटा 2π - π/4 लिख लो, क्या लिख लो, 2π - π/4। आप भी ऐसे सेट करोगे, देखो 4 दूनी 8π और -π, तो 7π/4 ही लिखा है, इसको एलसीएम लोगे तो बात तो वही है, पर हमने फॉर्मूला बन गया आगे, इस रेंज के अंदर आ जाएगा, इसलिए हमने इसको चेंज कर लिया। तो ये हो जाएगा साइन 2π मतलब 360 हो गया, कितना हो गया 360, तो साइन 360 माइनस थीटा, तो साइन तो चेंज होता नहीं है भाई, 180 और 360 में साइन नहीं बदलता है, तो साइन का तो साइन ही रहेगा, लेकिन ये हो जाता है माइनस थीटा हो जाता है, तो माइनस के π/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस के π/4, माइनस के π/4, ये माइनस कहाँ आ जाता है भैया, बाहर आ जाता है, कहाँ आ जाता है, बाहर, तो ये हो जाता है माइनस के साइन थीटा, क्या हो जाता है, साइन थीटा, ठीक है। अब एक चीज आपको पता है कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, और इसके बाहर ये माइनस आ जाता है, तो बाहर लगे हुए माइनस को हम अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर लगे हुए माइनस को हम अंदर भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इस माइनस को अंदर ले जाओ तो साइन माइनस के π/4, माइनस के π/4, ठीक है। अब ये देखो -π/4 -π/2 और π/2 के बीच आ गया, तो ये साइन से साइन कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के π/4, माइनस के π/4, चूंकि यहाँ पे लिख दोगे, क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स साइन थीटा, और ये बराबर होता है थीटा के, किसके बराबर होता है, थीटा के, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, माइनस के π/4, ठीक है, माइनस के π/4। क्लियर? आ गया आंसर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि y बराबर ae⁻x प्लस b है तो सिद्ध कीजिए कि d²y/dx² माइनस dy/dx बराबर 0, जहां a तथा b अचर हैं। a तथा b क्या है, अचर। कितने अचर हैं इसमें, a और b, 2 अचर हैं, तो 2 अचर है, यानी इसका 2 बार अवकलन करना पड़ेगा हमें, तो हमें ये जो मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, जितने सवाल में अचर उतने बार अवकलन कर दो, आपका अवकल समीकरण आ जाएगा। तो y बराबर दिया गया आपको ae⁻x और प्लस b, तो आप इसका dy/dx करोगे भैया, dy/dx करोगे तो a तो बाहर आ जाएगा और e⁻x का e हो जाएगा, e⁻x हो जाएगा, और b कांस्टेंट का 0, इसको समीकरण 1 मान लिया। पुनः इसका करोगे दोबारा तो ये हो जाएगा d²y/dx²। देखो एक तो अनसॉल्व पेपर उन्हीं को आएगा समझ में जिन्होंने एक बार पहले पढ़ रखी है मैथ, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पहले बेटा उसको कवर कर लो, और अगर थोड़ा बहुत समझ लेते हो तो समझ के इसको चलो, लेकिन ज़्यादा उन्हीं को समझ में आया जिसने एक बार चैप्टर पढ़ रखे हैं, ठीक है, नहीं आपको क्या होता चला जा रहा है। ये हो गया a कांस्टेंट बाहर, e की x का फिर से e की x हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा। अब समीकरण 1 व 2 से आप ध्यान दो, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से ये ae⁻x है, ये भी ae⁻x है, दोनों तरफ ae⁻x है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे d²y/dx² बराबर में dy/dx। अरे भैया लिख सकते हैं, दोनों के ये राइट हैंड साइड बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को भी बराबर कर दिया, इसको इधर ले आओ, तो d²y/dx² माइनस के dy/dx और बराबर में क्या आ जाएगा 0। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। क्लियर बच्चों?
अगर समझ आ गया है तो नोट जरूर करते जाना, ये बात याद रखना मेरी, और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नोट करोगे तो रिवीजन अच्छे से कर लोगे। अगला सवाल क्या है, कह रहा है अवकल समीकरण dy बटे डी एक्स बराबर 1 + x² बटे 1 + y² को हल करो। अवकल समीकरण को हल करने का मतलब है सवाल में x और dx वाले एक तरफ, जिसमें x आ रहा है वो dx के साथ, जिसमें y वाला टर्म आ रहा है वो dy के साथ कर लो। अलग अलग करने के बाद आप दोनों और इंटीग्रेशन कर दो, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको दिया है dy बटे में dx दिया है 1 + x² और 1 + y²। भैया देखो ये जो y वाला टर्म है इसको इधर ले आओ, इसका क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये 1 + y² और dy हो जाएगा। अब ये dx को इसके x के साथ भेज दो तो 1 + x² और dy। आप किसी भी तरीके, यहाँ तो सिंपल से दिख रहा है, किसी भी तरह से x dx एक तरफ, x dy सॉरी y dy एक तरफ, और दोनों ओर इंटीग्रेशन कर दो, बस यही आपका अवकल समीकरण का हल हो जाता है। इसके बाद दोनों ओर क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं, और y² का y³ बटे 3 हो जाएगा बराबर 1 का इंटीग्रेशन x का हो जाएगा x³ बटे 3, और ये सॉरी ये dx लिखना था, dx है ना इधर गया तो, और इसमें कांस्टेंट क्या जुड़ जाएगा, c जुड़ जाएगा। चाहो तो यहाँ एलसीएम ले लो, तो यहाँ 3 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 3y प्लस के y³ बराबर 3 एलसीएम, यहाँ हो जाएगा 3x और प्लस के x³ और प्लस के 3c, ये 3 से 3 कट जाएगा, इसके नीचे भी 1 मान लेना। बचा क्या हमारे पास 3y प्लस y³ 3x प्लस x³ प्लस 3c। अब 3c तो पूरा कांस्टेंट ही है, तो चाहो तो इसको c लिख सकते हैं, तो y³ प्लस 3y, भैया इसको सीक्वेंस से लिख लो, y³ प्लस 3y, इधर आएगा माइनस के x³ और माइनस के 3x, और बराबर में हमने इसको कैपिटल C नाम दे दिया है, कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट कैपिटल C बोल दिया, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर? अरे समझ में आ गया बाबू कि नहीं आ गया? ये घा नंबर हो गया दूसरे सवाल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 2 का था, घा 2 के सवाल चल रहे हैं ये, इसमें और है क्या? क्वेश्चन नंबर इसका अड़ाना पार्ट है दूसरे का, ये भी आपका 1 नंबर का सवाल है। क्वेश्चन पढ़ो जरा ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता कितनी है आपकी 1/4 है। इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी? ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो देखो ध्यान समझना, ए के जीतने की प्रायिकता, तो पी ए कितना है आपके पास 1/3। अच्छा ये जीतने की है, तो ना जीतने की क्या हो जाएगी? पी ए डैश का मान हो जाएगा 1 - 1/3, यानी ये यहाँ पे हम एलसीएम करेंगे तो 2/3, ठीक है। बी के जीतने की प्रायिकता पी बी कितना हो जाएगा आपका 1/4, तो पी बी डैश बी के ना जीतने की प्रायिकता 1 - 1/4, यानी 4 - 1 3/4 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर? अब कह रहा है इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ए और बी में से कोई ना जीत पाए, यानी प्रायिकता निकालनी है आपको, ए ना जीत पाए, बी ना जीत पाए, दोनों में से कोई ना जीत पाए, तो इंटरसेक्शन लगा देते। क्या लगा देते हैं? इंटरसेक्शन लगा देते हैं। इसकी बात की प्रायिकता चाहिए आपको, इस बात की क्या चाहिए? प्रायिकता चाहिए। तो आप क्या करोगे यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी ए और इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। यहाँ पे इंटरसेक्शन हटके दोनों के साथ अलग अलग प्रायिकता, पी ए की प्रायिकता और पी बी की प्रायिकता। क्लियर? तो अब देखो आप इसको क्या लिख सकते हैं? पी ए, अब यहाँ डैश लगा है तो डैश लग जाएगा, और इंटू में पी बी डैश, पी बी डैश। पी ए डैश का मान कितना है? 2/3 है, कितना है? 2/3, और इंटू पी बी डैश का मान कितना है? 3/4, 3/4। ये 3 से तो 3 कट गया, ये 2 से कटेगा तो ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। 1/2 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समझना, क्वेश्चन नंबर 3 का है, ये का पार्ट है, ये 2 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध r जो है a, b सच दैट a b बिलोंग्स टू कैपिटल N है तथा a बराबर b स्क्वायर से व्यक्त किया गया है। क्या a, b बिलोंग्स टू r है, मतलब a और b r को बिलोंग कर रहे हैं, b, c बिलोंग्स टू r है। अगर ये दोनों बिलोंग्स टू r को कर रहे हैं
तो ए और सी भी बिलोंग आर को कर रहे हैं, ये सत्य है। एक उदाहरण द्वारा पुष्टि कीजिए। क्या कह रहा है, क्या सत्य है? जरूरी नहीं है सत्य हो, पर पूछा है उसने, क्या ये सत्य है? सत्य है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो सत्य आएगा, नहीं हुई तो सत्य नहीं होगा। तो भैया देखो, जो आर दिया है आपको, कह रहा है ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, और तथा ए बराबर बी स्क्वायर, ए बराबर बी स्क्वायर। मतलब ये जो ए और बी है, अगर यहाँ बी और सी होता तो बी बराबर सी स्क्वायर हो जाता, सी और डी होता तो सी बराबर डी स्क्वायर हो जाता। ठीक है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब यहाँ पे मान लेंगे, माना एक उदाहरण देना तो अपनी तरफ से मान लोगे। माना b बराबर हमने मान लिया यहाँ पे 4, b बराबर 4 क्यों माना है, अभी आप आगे इसको समझ जाओगे कैसे, अभी समझ में आता है। देखो b का मान 4 है तो a कितना हो जाएगा, a जो है वो b का स्क्वायर है, यानी 16 हो जाएगा। a कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे लिखोगे a कॉमा बी, तो 16 कॉमा 4 ये बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। 16 कॉमा 4 बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखो 4 यानी ये a है और ये b है, तो 4 का स्क्वायर 16, यानी ये देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये सही है हमारा। अब यहाँ पे देखो ये b कितना हो गया 4, तो c पता कर लो, अब c पता कर लो। तो b अगर 4 है, b अगर 4 है तो c कितना आ जाएगा? देखो अब यहाँ पे अगर b और c होता, b और c, तो b बराबर c स्क्वायर होता, तो c बराबर 2 नहीं आएगा क्या? अरे भैया b बराबर c स्क्वायर होता तो b का मान 4 है, तो c स्क्वायर बराबर 4, तो c बराबर 2 आ जाएगा, c बराबर 2 आ जाएगा। कंफ्यूज मत होना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये a और b दिया है, यहाँ पे भी a और b, इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि a b बराबर 4 माना तो a बराबर 16 आ गया। अगर यहाँ b और c देता तो b और c यहाँ रख देते, तो वही हमने मान लिया है कि अब b और c के लिए निकालना है, तो b और c, तो c स्क्वायर बराबर b होगा, और b हमारे पास कितना है 4 है पहले से, तो b बराबर 4 तो c बराबर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, अब इनको लिख लो, तो ये हो जाएगा 4 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, सही है, इसको बिलोंग कर रहा है। तो अब ये दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं, इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे अब क्या दिखाना है आपको, a और c भी बिलोंग करनी चाहिए आर को। तो a का मान कितना है, a का मान कितना है, a आपके पास 16 है, a कितना है 16, कॉमा c कितना है 2, c कितना है 2। क्या ये आर को बिलोंग कर रहे हैं? देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ 16 दिया तो नहीं कर रहे हैं, अतः यह असत्य है, अतः यह असत्य है, अतः यह असत्य है। ठीक है, ये सत्य नहीं है। क्वेश्चन क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा डाउट हो जाता है यहाँ पे समझने में। इसको एक दो बार इसको बार बार रिपीट करके देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, खा नंबर है इसका, 2 नंबर का सवाल है, तीसरे का खा नंबर। ठीक है, यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बटे में e की पावर x और इंटू कॉस एक्स है तो dy बटे dx ज्ञात कीजिए। dy dx निकालना है आपको। तो y का मान क्या दिया है बच्चों आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 4 बटे में e की पावर x इंटू में कॉस एक्स, इंटू में कॉस एक्स। तो dy dx करना है, dy dx करना है। तो देखो आप यहाँ करोगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx, इधर भी कर दोगे dy बटे dx, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 4 बटे में e की पावर x और इंटू में cos x। अब सिंपल सा सवाल है, बस इसमें क्या है, 2 फंक्शन दिए हैं, अलग अलग हो पे कुछ कटेगा नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो इसको ऊपर वाले को फर्स्ट मान लेंगे, नीचे वाले को क्या मान लेंगे, सेकंड। तो अगर 2 फंक्शन आपके पास हैं फर्स्ट बटे सेकंड के रूप में, तो फॉर्मूला पता है बच्चों क्या होता है, सेकंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी वाई बटे डी एक्स सेकेंड, यही तो होता है बच्चों। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा बेसिक भी लेके चलेंगे ताकि जो कमजोर बच्चे हैं उनको भी अच्छे समझ में आए, क्योंकि अनसॉल्व पेपर एकदम स्पीड से करा दो तो कोई मतलब नहीं बनता है उसको समझने का, उसको सॉल्व करने का। समझते हुए चलेंगे हमें एग्जाम में कैसे लिखना है और कैसे उस सवाल को टैकल करना है, कैसे हल करना है। तो ये फॉर्मूला आपका इस पर लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। तो कैसे करेंगे सेकंड फंक्शन, सेकंड हमारा क्या है, ई की पावर एक्स और इंटू में कॉस एक्स डी वाई बटे डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस के 4 माइनस डी माइनस 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 सेकेंड डिवाइड फर्स्ट माइनस फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस के 4 और डी वाई बटे डी एक्स सेकेंड क्या है हमारे पास, ई की पावर x और cos x और बटे में सेकेंड का होल स्क्वायर, बटे में सेकेंड का होल स्क्वायर, यहाँ पे सेकेंड का होल स्क्वायर और होता है बच्चों
सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। सेकंड क्या है, e की पावर x और cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, आप बस इसको सॉल्व कर लो। तो ये अवकलन के बाहर है तो कोई मतलब नहीं है, इनको बाहर ही रखो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x का 3 बाहर, x का 1 और 4 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 4 e की पावर x। यहाँ पे दो फंक्शन इनटू में आ गए, फिर से अवकलन के अंदर दो फंक्शन इनटू में आ जाए तो फर्स्ट सेकंड। अब इनटू वाला फर्स्ट सेकंड क्या होता है, तो dy बटे dx फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब दो फंक्शन अगर इनटू में, दो फंक्शन काहे में इनटू में, तो क्या बनेगा ये फर्स्ट डी वाई डी एक्स सेकेंड, क्या बनेगा फर्स्ट डी वाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी वाई डी एक्स और फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हम इसको मानना है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट और सेकंड मान लिया है, तो अभी क्या बनेगा देखना ध्यान से। फर्स्ट फंक्शन e की पावर x, अब यहाँ हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बार बार नहीं लगाना है, एक अब यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो। e की पावर x फर्स्ट, डी वाई डी एक्स सेकेंड, तो cos x का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस के साइन x प्लस सेकेंड, सेकेंड cos x है और डी वाई डी एक्स फर्स्ट, फर्स्ट यानी e की x का हो जाएगा e की पावर x। और पूरे के बटे में जो भी दिया है वो लिख दो, e की पावर x और cos x का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। चलो यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, या इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, आप समझना ध्यान से। तो ये हमारा ये सवाल हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो e की पावर x cos 2x cos x और 2x प्लस के 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस के 4। यहाँ पे इसको देखो, ये माइनस का हो जाएगा माइनस e की पावर x और साइन x प्लस e की पावर x और cos x और बटे में क्या है हमारा e की पावर x और cos x का होल स्क्वायर। अब चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो, लेकिन और सेट करना चाहो तो कर लो। यहाँ पे देखो ये पूरा एक फंक्शन है, इसमें e की पावर x आ रहा है, ये यहाँ तक इसके अंदर आ रहा है ये क्योंकि यहाँ तक एक फंक्शन है और ये पूरा एक फंक्शन है, तो e की पावर x और e की पावर x यहाँ से बाहर लेके कॉमन लेके काट देंगे इससे, अरे बोलो, तो ये बचेगा हमारे पास cos x 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस के 4 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस साइन x, ये प्लस और ये माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 4 और ये cos x बच्चों, बटे में एक e की x कट जाएगा तो e की x और cos स्क्वायर x, भाई cos का थोड़ा ना कुछ कटा है तो cos पे स्क्वायर अलग से लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगी आपका। अब इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, आसान सवाल है, बस फॉर्मूला लगाना पड़ा आपको फर्स्ट अपॉन सेकंड का। क्लियर हो गया। चलो अगला सवाल क्या है, कह रहा है अवकल समीकरण डी वाई बटे डी एक्स बराबर e की पावर x और ये साइन x को हल कीजिए। इसको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स आपको क्या दिया है e की पावर x और ये साइन x, e की पावर x और ये साइन x। अब हमने कहा था कि अगर अब आपको अवकल समीकरण हल करना है तो आप क्या करोगे, किसी भी तरीके से x वाले को x की तरफ, dx को x की तरफ और y वाले जितने टर्म है dy की तरफ भेज के दोनों इंटीग्रेशन कर दो। तो यहाँ तो दोनों में x है तो dx को केवल इधर भेज दो, तो dy क्या हो जाएगा, dy बराबर में इधर तो dy बचेगा, dx उधर जाएगा तो e की पावर x और ये साइन x और ये dx, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन अलग। तो dy का जब करोगे तो y हो जाएगा बराबर, यहाँ लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, दो फंक्शन इंटू में है, दो फंक्शन इंटू में, तो आइलेट रूल से क्या हो जाएगा, अब आइलेट रूल तो पता ही है, ILATE, तो ILATE, आई मतलब इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो पहले आ जाए उसको फर्स्ट, जो बाद में आए उसको सेकंड। तो ट्रिग्नोमेट्री टी पहले आ रहा है यानी इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड लगा दो। तो फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है हमारे पास साइन एक्स, इंटीग्रेशन सेकंड क्या है e की पावर x dx माइनस dy बटे dx, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है साइन x, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx और ये जो आता है उसका होल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन x, e की x का क्या होगा, e की x का यहाँ पे इंटीग्रेशन करना तो e की x ही होगा, माइनस साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, क्या होता है cos x
और ई की एक्स का यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो ई की एक्स हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। और ये डी एक्स लगा है, क्या लगा है, डी एक्स लगा है। चलो ये बाई के बराबर है। अब एक चीज बताओ यहाँ पे देखो ये कॉस एक्स और ई की एक्स फिर से फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, तो इस वाले फंक्शन को मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड, इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। यहाँ पे साथ साथ एक चीज और, ठीक है, कर लेते हैं पहले। y बराबर साइन एक्स और ई की पावर एक्स, माइनस लगा लो और अंदर ही अंदर फर्स्ट सेकंड लगा दो। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, कॉस एक्स इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस डी वाई बटे डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन यानी कॉस एक्स और इंटीग्रेशन सेकंड ई की पावर एक्स और डी एक्स का होल इंटीग्रेशन, का होल इंटीग्रेशन करो जरा इसको। तो y बराबर ही हो जाएगा साइन एक्स और ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स तो बाहर है, इंटीग्रेशन रखेंगे ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स माइनस कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, माइनस के साइन एक्स, तो ये इंटीग्रेशन है और माइनस के साइन एक्स हो जाएगा, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और डी एक्स। ठीक ये y के बराबर है। अब समझना y बराबर साइन एक्स और ई की पावर एक्स माइनस, माइनस का गुणा करते चलो साथ साथ, तो माइनस हो जाएगा एक्स एक्स, ये माइनस ई की पावर एक्स आगे लिख लो और कॉस एक्स। ठीक है, ये देखो माइनस माइनस प्लस और एक बाहर माइनस है तो ये फिर से माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स और ये साइन एक्स और डी एक्स और डी एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पे जरा देखो एक लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा कर लेते हैं हम लोग, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो वो सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो y बराबर ई की पावर x और साइन x, इसको हम लोग फर्स्ट नंबर मान लेते हैं। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको क्या मानेंगे फर्स्ट। ये लाइन यहाँ पे और एक्स्ट्रा लिख लेना बच्चों, ठीक है। बाकी नहीं लिखोगे तो आप समझदारी दिखाओगे तो इसको फिर से y, ये रिपीट हो जाएगा तो वहीं से y बोल देते हैं उसको, ये फिर से रिपीट हो गया तो इसको फिर से क्या बोल सकते हैं, y बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं y, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं y। जा अब देखो क्या करना है इसमें, अब यहाँ पे y रख देंगे और इसके बाद आगे इसके सॉल्व कर लेंगे। तो देखो y बराबर ई की पावर x पहले लिख लिया साइन x माइनस ई की पावर x और कॉस x, ये हो गया y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। y इधर लाओगे तो माइनस y इधर मिलके प्लस y हो जाएगा, यानी 2y, y और y 2y। इन दोनों से e की पावर x कॉमन ले लो, e की x कॉमन लोगे तो साइन x और माइनस के कॉस x और माइनस के कॉस x, ये आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। प्लस सी इसमें और जोड़ देना, प्लस सी और जोड़ देना, क्योंकि कांस्टेंट जोड़ते हैं तो ये आंसर हो गया। समझ में आ गया, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाली लाइन याद रखना, इसको y, इसको समीकरण 1 मान लेना और ये आपका आसान सवाल बन जाएगा। अगला सवाल क्या है इसमें, अगला सवाल है घ नंबर है कह रहा है एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर प्राप्त संख्या जो 3 का अपवर्त्य है को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या जो सम है उसको f से निरूपित किया गया है। क्या ई तथा f स्वतंत्र घटना है, क्या ई तथा f स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये दिखाना है। तो देखो एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो उस पर पासे को उछालने पे जो घटनाएं बनेंगी वो कितनी कितनी, 1 आ जाएगा, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6 ये आ सकता है आपसे, ठीक है। पासे पर प्राप्त संख्या जो 3 का अपवर्त्य, 3 का अपवर्त्य मतलब 3 से कटने वाले 3 और 6, 3 से कटने वाले 3 और 6, इसको किससे ई से दिखाया गया है, ई से दिखाया गया, ये ई है आपके पास। और जो संख्या सम है, सम कौन कौन सी है, 2, 4, 6, इनको एफ से दिखाया गया, किससे दिखाया गया, एफ से। तो कह रहा है क्या ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं का मतलब इसकी प्रायिकता निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ की, किसकी, ई इंटरसेक्शन एफ की, और ये क्या होती है पी ई और इंटू पी एफ। अब ये भी बताया था, अगर ये कंडीशन फॉलो कर गई तो ये स्वतंत्र घटनाएं, और नहीं फॉलो करी तो ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे समझना जरा, पासे को उछालने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा तो इसको हमने एस से दिखा देंगे, ये आपकी संपूर्ण समस्त प्रदृष्टि हो गई, ठीक है। यानी टोटल घटनाएं जो होती हैं उसको एस से दिखाते हैं। ई से हमने क्या दिखाया कि जो 3 के अपवर्त्य है, 3, 6, एफ क्या हमारा 2 से कटने वाली संख्या है, किससे, 2 से, तो 2, 4, 6 यानी सम संख्या हो गई। अब आप क्या निकालोगे, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो बच्चों, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब इन दोनों का कॉमन पार्ट, तो वो 6 हो जाएगा।
अब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता निकालोगे बच्चों, तो प्रायिकता क्या होती है, बॉन्ड अपॉन टोटल। बॉन्ड अपॉन टोटल मतलब कुल घटनाएं नीचे और जो आपको चाहिए वो ऊपर। तो आपको चाहिए क्या, 6, इनमें से 6 मतलब पूरे में से एक नंबर चाहिए 6, तो टोटल घटनाएं 6 हैं और चाहिए कितना, 6 चाहिए, 6 एक ही बार आ सकता है। तो पी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ आ गया, 1/6 आ गया। अब पीई और पी एफ, पी आपका कितना आना चाहिए, 1/6 ही आना चाहिए। तो आपका ये सत्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। पीई कैसे आएगा भैया, ई का मान दिया है 3,6 यानी 2 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो पीई निकालोगे यहाँ पे, पी क्या हो जाएगा, टोटल घटनाएं 6 हैं और आपको चाहिए कितनी, 3 और 6 2, क्या क्या आ जाए, 3 आ जाए या 6 आ जाए, तो 2 यानी 1/3। पी एफ चाहिए तो पी एफ निकाल लो यहाँ पे, पी एफ क्या हो जाएगा, 1 2 3 है तो टोटल तो 6 और 3 आ जाए, 1/2 यहाँ पे रख दो। पीई का मान 1/3 और ये 1/2 गुणा कराओ तो 1/6 यानी LHS बराबर RHS, दोनों बराबर आ रहे हैं, अतः यह स्वतंत्र घटनाएं हैं, अतः यह स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्लियर, समझ लेना बच्चों, एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं, एक बार फिर से समझना, ध्यान से देखना। कह रहा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो टोटल घटनाएं उसको ऐसे दिखाते हैं, समस्त प्रतिदृष्टि बोलते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगी, पासे को उछालने पर 6 ही घटनाएं हो सकती हैं, 1 से 6 तक। पासे पर प्राप्त संख्या जो 3 का गुणज है, आप मान लो 3 के गुणज की जो संख्या आ जाएगी उसको ई से दिखाया, तो ई बराबर 3,6 हो सकता है। पासे पर प्राप्त संख्या जो सम है, सम मतलब 2 4 6, उसको एफ से दिखाया गया है। तो आप कह रहा है कि ई और एफ स्वतंत्र घटना ये दिखाओ, तो ई और एफ स्वतंत्र घटनाओं का मतलब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता निकालेंगे, पीई इंटू पी एफ, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये दोनों तरफ बराबर आ गए तो स्वतंत्र घटनाएं, नहीं आया तो स्वतंत्र नहीं है। तो ई पता था, पीई निकाल लो, ई की प्रायिकता पीई, पी मतलब प्रायिकता हो जाता है, तो पीई बराबर टोटल नीचे लिखते हैं NE/NS, NE मतलब जो आपको चाहिए 3 और 6 मतलब 2 चीजें, 3 आ जाए या 6 आ जाए, तो 2 कुल घटनाएं 6 नीचे 1/3, पी एफ 3/6 बराबर में कितना हो जाएगा, 1/2, ये बराबर लगा हुआ है। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ, तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, ई और एफ का यूनियन मतलब सॉरी इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, तो कॉमन क्या है दोनों में 6, इसकी प्रायिकता निकालोगे तो ये 6 एक ही तो अंक है, तो इन 6 में से 1 आने की प्रायिकता, 1 का मतलब 1 6 आने की प्रायिकता, 1/6, 1/6 इधर, इसका मान 1/3, इसका मान 1/2, दोनों तरफ बराबर आ गया, ये क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 4th का नंबर है, ये आपका 2 नंबर का सवाल है। अभी 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले सवाल सारे इस वीडियो में देखेंगे बच्चों, बताया था स्टार्टिंग में मैंने। इसके बाद हम लोग जो वीडियो देखेंगे उसमें 5 नंबर वाले सारे 10 सवाल आते हैं, वो सारे 10 सवाल देखेंगे। फिर इसका तीसरा जो वीडियो आएगा उसमें 8 नंबर वाले सवाल देखेंगे। ठीक है, सारे सवाल आपको नोट करते हुए चलना है। अवकलन कीजिए, अवकलन करना है, y बराबर cos x की पावर sin x। अब देखो फंक्शन की पावर जब फंक्शन बन जाए यानी x की पावर x बन जाए तो वहां log लेना होता है, क्या लेना होता है, log। तो दोनों ओर log लेने पर, दोनों ओर log लेने पर, दोनों ओर जब log लोगे तो क्या मिलेगा आपको बच्चों, ये हो जाएगा log y बराबर log cos x की पावर sin x। अब log की प्रॉपर्टी तो आपको पता ही होगी, log m की पावर n, पावर आगे जाती है तो sin x इंटू में बन जाएगा log cos x, log cos x, और ये log y। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करो, तो dy/dx log y का करोगे बराबर dy/dx sin x इंटू में log cos x, log cos x। यहाँ पे ये देखो log y का हो जाएगा 1/y और y का दोबारा करेंगे तो dy/dx बराबर में, ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट तो हमारा sin x है और dy/dx सेकंड क्या है हमारा log cos x, log cos x प्लस सेकंड फंक्शन log cos x और dy/dx फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है हमारे पास sin x, क्या है sin x। अब ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा sin x, ऐसे ही रखेंगे, log cos x, log के बाद क्या है cos x होना चाहिए था, log cos x का हो जाएगा 1/cos x हो जाएगा, नीचे तक दिख रहा है ना 1/cos x। ठीक, और cos x का दोबारा करेंगे तो माइनस के sin x,
प्लस लॉग कॉस एक्स, और साइन का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, साइन का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स। ये 1/y और dy/dx। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे देखो तो 1/y और dy/dx बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, ये साइन बट्टे कॉस टेन बन जाए तो माइनस साइन एक्स टेन एक्स, माइनस साइन एक्स और टेन एक्स, प्लस कॉस आगे लिख लो और लॉग कॉस एक्स और लॉग कॉस एक्स। ये कॉस आगे लिख लिया और ये लॉग कॉस एक्स। ठीक है, इस y को उधर भेज दो तो dy/dx फाइनली जब निकालोगे तो y इस साइड आ जाएगा, बटे में उधर आ जाएगा, और ये माइनस आगे साइन एक्स, एक मिनट माइनस आगे, दोनों में माइनस नहीं है, या माइनस आगे लगा लो तो ये माइनस बन जाएगा, साइन एक्स टेन एक्स और प्लस कॉस एक्स और लॉग कॉस एक्स। यहाँ पे आप प्लस ही रखो। ठीक है, y का मान रख दो तो y का मान रखने पर, अब मान जरूर रखोगे सवाल में, y का मान रखने पर, और राइट हैंड साइड में तो जरूरी रखोगे, तो dy/dx, y का मान क्या है, y हमारे पास क्या है, y बराबर cos x की पावर sin x, cos x की पावर sin x, और ये पूरा सेम ऐसे ही sin x इंटू में tan x और प्लस cos x और log cos x। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अगला सवाल देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें देखो ध्यान से, किसी लीप ईयर अधिवर्ष में, लीप ईयर क्या होता है जिसमें 366 दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365, इसमें 366, 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो, मतलब 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो लीप वर्ष का मतलब क्या हो गया बच्चों, लीप वर्ष, लीप वर्ष यानी 366 दिन, तो इसमें 52 सप्ताह होंगे आपके, कितने सप्ताह होंगे 52, कितने सप्ताह हो जाएंगे 52, यानी 52 तो सप्ताह पूरे हो जाएंगे, तो 52 तो आपके रविवार हो ही जाएंगे। जो आगे इसके दिन बचेंगे उनमें से कह रहा है कि कौन सा एक जो रविवार होगा, उनमें से कोई रविवार होगा उसकी प्रायिकता बताएं। तो 52 सप्ताह पूरे यानी 52 रविवार तो हो गए, अब जो दिन बचे उन्हीं में से तो होगा। तो 52 सप्ताह का मतलब हो गया 52 इंटू अगर 7 कराओगे तो 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35 और 1 36, 364 दिन हो गए। तो बचे कितने पास आपके पास 366 होते हैं, तो 2 दिन बचे, कितने दिन बचे 2 दिन, 2 दिन तो शेष हो गए। अब ये 2 दिन पे ही डिपेंड करेगी आपकी प्रायिकता, 2 दिन कौन सा, संडे पड़ जाए इसमें से, तो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, अगर ये संडे पड़ा तो दूसरा मंडे होगा, अगर ये मंडे होगा तो दूसरा ट्यूसडे, ये ट्यूसडे हुआ तो वेडनेसडे, वेडनेसडे होगा तो थर्सडे, और थर्सडे होगा तो फ्राइडे, और फ्राइडे होगा तो सैटरडे, और सैटरडे होगा तो संडे। ये हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो टोटल आपके एस बन गए 1 2 3 4 5 6 7, आपकी एस कितना हो गया 7 हो गया, कितना हो गया 7। ठीक है, अब आपको एन ई पता करना है, एन ई पता करना है, क्या पता करना है एन ई, तो एन ई प्रायिकता निकाल लो, प्रायिकता बराबर वो है, आपको प्रायिकता निकालने की जो 53वां दिन है वो आपका रविवार, मतलब जो इन दोनों में से एक दिन आ जाए वो रविवार हो जाए, क्या हो जाए रविवार। तो रविवार होने की प्रायिकता पता कर लेंगे, तो एक रविवार यहाँ से मिल जाएगा, 52 रविवार ये, 53 रविवार होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो वो अगला दिन क्या हो, रविवार हो, तो वो इनमें से ही तो मिलेगा। तो एक या संडे हो सकता है तो मंडे हो सकता है, तो 2, और कुल घटना कितनी है 7, मंडे ट्यूसडे हो सकता है ये, इनमें से वो 2 दिन हो सकते हैं, कोई भी, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वैसे, तो उनमें से रविवार होने की प्रायिकता या तो यहाँ पे संडे मंडे या तो यहाँ पे। तो टोटल हमारे पास 2 केस हैं, कितने केस हैं 2, इन दोनों में से ही मिल सकता है, यहाँ से यहाँ तक तो मिलेगा नहीं भाई, मंडे ट्यूसडे है, ये फ्राइडे सैटरडे, तो यहाँ तक तो संडे मिलेगा नहीं, एक केस यहाँ एक केस यहाँ, जो बॉन्ड हम चाह रहे हैं वो तो या तो ये मिल जाए या तो ये मिल जाए, और कुल घटना कितनी है 7, तो प्रायिकता आपकी हो जाएगी 2/7, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, बिंदु 5, 2, -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i + 2j - 8k के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। एक वेक्टर से जाने वाली और दूसरे वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण होता है a + λb वेक्टर, यानी a वेक्टर से जा रही है और b वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण होता है ये a वेक्टर बराबर लैम्डा, सॉरी a + λb वेक्टर, ये r वेक्टर से दिखाते हैं रेखा के समीकरण को। तो पहले को a वेक्टर मान लेंगे, अब वेक्टर i j के पद में होता है तो i लगा लेंगे, तो पहले के साथ i लगता है प्लस, दूसरे के साथ j
और ये माइनस का तो माइनस का लिख देंगे 4k कैप। बी वेक्टर कितना हो जाएगा हमारा 3i कैप और प्लस 2j कैप माइनस का 8k कैप। अब यहाँ लाइन लिखेंगे, ए वेक्टर से जाने वाली तथा बी वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, a प्लस लैम्डा बी वेक्टर आर वेक्टर बराबर, तो a का मान कितना हमारे पास 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप और प्लस लैम्डा बी वेक्टर का मान कितना है 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 8k कैप और आर वेक्टर बराबर। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। इसमें केवल रेखा का सदिश समीकरण पूछा है, रेखा का सदिश समीकरण, तो यही आपका सदिश समीकरण होता है। यह सदिश समीकरण है, यह रेखा का सदिश समीकरण है। अगर कार्तीय रूप पूछता तो और इसको आगे हल करते, यह रेखा का सदिश समीकरण है। ठीक है, तो सदिश पूछा गया है तो यहीं तक छोड़ देंगे, सदिश समीकरण है। ठीक है, अगर कार्तीय पूछता मान लो तो यहाँ पे एक्स आई वाई जे जेड के लिख के तुलना करा लेते तो वो आगे जाके उसको हल कर देते, कार्तीय रूप आ जाता। जो पूछा है वहीं तक करेंगे। घ नंबर है ए वेक्टर इंटू बी प्लस सी है, ए वेक्टर इंटू में बी प्लस सी है और प्लस बी वेक्टर इंटू में सी प्लस ए है और प्लस सी वेक्टर इंटू में ए प्लस बी है। कह रहा है का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान बताना है। तो मान क्या हो जाएगा, ध्यान देना, पहले तो इसका क्रॉस अंदर करा लो, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस लगाए प्लस ए का सी से कराएंगे तो ए क्रॉस सी हो जाएगा, प्लस बी का जब सी से तो बी क्रॉस सी और यहाँ बी का जब ए से कराएंगे तो बी क्रॉस ए, प्लस सी का ए से कराएंगे तो सी क्रॉस ए और प्लस सी का बी से कराएंगे तो सी क्रॉस बी। ओके, सी क्रॉस बी। अब एक चीज बताओ, वेक्टर में अगर आगे पीछे करते हैं क्रॉस लगाए, क्रॉस मतलब सदिश है तो आगे पीछे करने पे माइनस लग जाता है। जैसे चूंकि हम जानते हैं ए क्रॉस बी को हम लिखेंगे अगर माइनस के बी क्रॉस ए, आगे पीछे करेंगे तो माइनस लग जाएगा। तो ये तीनों तो हमने ऐसे लिख लिए, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, सॉरी ए क्रॉस सी को चेंज कर लेंगे या फिर ऐसे लिख लो, तीनों शुरू के ऐसे लिख लो, तीनों लास्ट के चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बी क्रॉस सी, इसको हम चेंज कर रहे हैं, ए आगे ला रहा है तो बी पीछे चला जाए तो माइनस लग जाएगा, माइनस का ए क्रॉस बी। ए आगे लाएंगे सी पीछे ले जाएं तो माइनस का ए क्रॉस सी, बी आगे करेंगे और सी पीछे ले जाएंगे तो माइनस का बी क्रॉस सी। ये देखो इससे 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 ये तीनों पार्ट कट जाएंगे प्लस माइनस के, तो बराबर में जीरो। इस सवाल का आंसर हो जाएगा जीरो। क्या आंसर हो जाएगा, जीरो। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो ये आंसर हो गया इसका जीरो। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन अगला जो है वो है, कह रहा है 5वां नंबर है, तो 5वां नंबर में सभी खंड हल करने हैं और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये 5 नंबर वाले बेटा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, 1 नंबर वाले सारे क्वेश्चन और 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन देख लिए, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 तक कंप्लीट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर 6 नंबर, ये इसमें 10 सवाल होंगे 5-5 नंबर वाले। कितने नंबर वाले, 5-5 नंबर वाले। उसके बाद हम लोग 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, इसमें आपके 6 सवाल होते हैं लेकिन आपको 3 करने होते हैं, तीनों में से एक एक करना होता है, 2-2 सवाल दिए होते हैं, एक एक करना होता है। तो ये 8 नंबर के सवाल होते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो आपको 5 नंबर वाली मिलेगी, इसके बाद अगली वीडियो आपको 8 नंबर वाली मिलेगी। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बच्चों, अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को और भी लोगों को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों की मदद हो जाए, वो भी मॉडल पेपर यानी अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करके अपनी पढ़ाई को और मजबूत करें। ठीक है बच्चों, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर रखें। जय हिंद।